हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किसने नहीं किए थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहनदास करमचंद्र गांधी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, गांधी जी ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके पुत्र देवव्रत गांधी, इन दोनों ने ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो वार्ड है, वो गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलंग। बेसिकली भावनगर आपसे पूछा जाएगा, तो भावनगर याद कर लो अगर आपको ये याद नहीं है। ठीक है। अलंग भावनगर में है। अलंग जो है वो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, तो भावनगर याद कर लो, उससे काम हो जाएगा। इस यातायात संकेत का तात्पर्य या अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर है आगे यातायात सीधा दो तरफा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इस वजह से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, दोनों ही कंडीशन में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वृक्ष विहीन मुख्ता मांस एवं लाइकेन, जिसको हम काई कहते हैं, तथा कुछ घासें व छोटी झाड़ियां निम्नलिखित में से किस वन वायोम में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? टुंड्रा वन वायोम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है, तथा प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या अन्यथा, जीवन की रक्षा के लिए विशेषता के साथ उसकी सेवाओं का विस्तार करने का उसका पेशेवर दायित्व है? तो किस बाद में या किस उसमें कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो 1989 में हुआ था। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास लेता हूं, रोज सुबह 11 बजे। इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को, बार बार इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। वर्ण, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, समास, छंद। उसके बाद आपका वाक्य भी वाक्य भी खत्म करवा दिया, उपवाक भी खत्म करवा दिया, पदबंध भी खत्म करवा दिया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शब्द की तरफ चल रहे हैं, फिर रस की तरफ चलेंगे, अलंकार की तरफ चलेंगे। लगभग आपके 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं। पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस हिंदी का खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा पता नहीं फ्री में पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे। एक बार क्लास में आओ, क्लास पसंद ना आए, क्लास छोड़ देना, डिसलाइक कर देना, चले जाना, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार मेरे कहने से जरूर आओ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर भी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा। ये दिख गया मैं,
ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जल्दी बताओ। कृषि शाख 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 के संस्थागत स्रोत। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में भी लगाना है, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा जिसका महत्व हो, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको देखो वाणिज्यिक बैंक का देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको सहकारी बैंक का देखने को मिलेगा, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखा जाए तो CAB, तो कौन से ऑप्शंस में दिया CAB देख लो, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शंस करेक्ट। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका बिल्कुल क्या है सर, सही है? ये हमसे पूछा गया है। पहला पॉइंट है आपका कि अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, बिल्कुल कराया गया है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं? नहीं भैया, इसमें ये नहीं बताया गया है। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, केवल और केवल पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद जो 46 है उसमें कमजोर वर्गों में शैक्षण और आर्थिक हितों विशेषताएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष ध्यान रखेगा, ठीक है, कमजोर वर्गों का, ठीक है। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला कथन आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि धन स्थानांतरण का एक ऐसा तरीका है जिसमें वास्तव में कोई धन हस्तांतरित नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है आपका कि धन स्थानांतरण की यह प्रणाली भूमिगत बैंकिंग कहलाती है। तो ये इन कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि किसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये जो चर्चा है ये हवाले के बारे में की जा रही है। किसके बारे में? हवाला के बारे में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो सही आंसर हो जाएगा अच्छा, मछली पालन, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। देखो राज्य सूची में आपके देखो पुलिस आती है राज्य की, जिला अस्पताल आता है, सफाई, पशु, कृषि, वन, रेलवे पुलिस, उसके बाद पुस्तकालय, अदालतें, ये सभी राज्य सूची में आती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किसके विषय में है? तो किसके विषय में है? सही आंसर हो जाएगा बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के विषय में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? जल्दी बताइए सर, कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला आपका एन गोपाल स्वामी बिल्कुल थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल थे, सरदार पटेल ये नहीं थे। ए और जो है ए और सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम संविधान प्रारूप समिति की बात करें तो 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, फिर एम माधवलाल और टी कृष्ण और मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 सदस्य थे। तो यहाँ पर ए और सी तो फिलहाल करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किन समाचार पत्रों ने की थी? जल्दी बताओ। संध्या, युगांतर, काल, तीनों ने ही की थी। तो तीसरा चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, ये आपके वक्तव्य दिए हैं, इनको बताना है कि कौन सा सही है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि, इस कंडीशन पे आपको बताना है। क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल ठीक। इससे अंतरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधि उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये तीनों ही कंडीशन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर?
तो ये जो प्रणाली है ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो कौन सी होती है? सीमा शुल्क और निगम कर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खारी नदी बंगाल की अपवाह तंत्र का अंग है। खारी नदी का उद्गम स्थल जो है ये राजसमंद में बिजनौर गांव से होता है। यह नदी राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा यहाँ से बहती हुई कहाँ पर? बनास में मिल जाती है। बनास जो नदी है उसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि यदि कोई मामला पर्यावरणीय समस्या से संबंधित न्यायालय के पास आता है तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48A और अवश्य रखेगा या इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्णय करेगा? तो कौन सा मामला था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? कर कटौती ये तो है, छुट्टी यात्रा भत्ता ये भी है, महंगाई भत्ता बिल्कुल है, करदाता पहचान संख्या टिन ये संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करदाता पहचान संख्या जिसको हम टिन कहते हैं, एक करदाता पहचान संख्या का एक पहचान संख्या है जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में आम रिपोर्टिंग मानक के तहत का उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन होता है कहाँ पर? स्टील ग्रेड चूना पत्थर, तो इसका खनन कहाँ पर होता है? सानू राजस्थान में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। गलत, ये तो गलत है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। केवल ए ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं, तो जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल है। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध बिल्कुल है। और 48 का अभी ऊपर ही पड़ा, कृषि और एवं पशुपालन का गठन दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है। किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से। तो यहाँ पर चौथा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोएल्लो केस भारत के संविधान का किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्लो केस, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक ऐसी तकनीक जिसमें एक कंप्यूटर या उसके डेटा का तक पहुंचने के लिए सिस्टम सुरक्षा तंत्र को अवंदित रूप से बाईपास किया जाता है, वह तकनीकी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उस तकनीकी को हम क्या कहते हैं? बैकडोर टेक्निक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस देश की रिसर्च कंपनी ने बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आज़ाद हिंद फौज के लिए या आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? राशिद अली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डंकन या डंकल प्रस्ताव संबंधित है किससे? डंकल प्रस्ताव, तो डंकल प्रस्ताव ये है, ये बौद्धिक संपत्ति का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता अर्थात गेट वार्ताओं के 8वें दौर की वार्ता में गतिरोध हो जाने पर दिसंबर 1990 में ब्रुसेल्स में वार्ता भंग हो गई
और दिसंबर 1991 गेट के तकनीकी महानिदेशक और डंकल के उरुग्वे दौरे का एक अंतिम प्रारूप जो डंकल प्रारूप कहलाया प्रस्तुत किया था, तो उसी को बोलते हैं हम डंकल प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका TIR जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ऑक्स रोटरीज कन्वेक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपके सामने लिखे हुए हैं। यह विश्व संगठन के तत्वाधान में है? नहीं। भारत ने इस अधिवेशन की पुष्टि की है? बिल्कुल की है। तो दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना का, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जलवायु में या जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वो आपको बताना है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।